नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मुद्दे की बात में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान। विपक्ष सामाजिक न्याय के नाम पर साल 2024 के चुनाव में जातिगत जनगणना का मुद्दा उठाकर बीजेपी पर दबाव बनाने और दलित पिछड़े वोट को अपने पक्ष में करने की कोशिश कर रहा है। और इसका जीता जागता उदाहरण है बिहार में जातीय जनगणना के आंकड़े जारी होने के बाद अब झारखंड और छत्तीसगढ़ और राजस्थान में वहां की सरकारें जातीय जनगणना कराने की बात कर रही हैं। प्रियंका गांधी ने छत्तीसगढ़ और अशोक गहलोत ने राजस्थान के लिए यहां तक ऐलान कर दिया कि अगर सत्ता में वापसी होगी तो दोनों प्रदेशों में जातीय जनगणना कराई जाएगी। हालांकि सवाल यह भी है कि सत्ता में रहने के बाद भी अभी तक ऐसा क्यों नहीं हुआ। अब चुनाव है तो क्या इसे बस एक चुनावी वादा समझा जाए। वहीं जातीय आरक्षण पर कांग्रेस क्या कुछ कहना है, ये आप भी सुनिए। कांग्रेस का अखिल भारतीय कांग्रेस का महाधिवेशन, उसके अंदर जो प्रस्ताव पास हुआ उसके आधार पर हमने तय किया है राजस्थान सरकार भी बिहार की तरह जातिगत जनगणना करवाएगी। और उसके बाद में राहुल गांधी जी बार बार कह रहे जितनी जिसकी जो जनसंख्या है उसकी भागीदारी उतनी होनी चाहिए। हमारी सरकार दोबारा छत्तीसगढ़ में आएगी तो बिहार की तरह यहां भी जाति जनगणना कराई रहेगा। बिहार में आपने देखा है, बिहार में आंकड़े आपने देखे हैं। 84% ओबीसी, एससी, एसटी के लोग हैं। मैं आपसे आज पूछना चाहती हूं कि बड़े बड़े पोस्ट में बड़े बड़े अधिकारियों के जहां जहां सत्ता है वहां क्या 84% ओबीसी, एससी, एसटी के लोग हैं? क्या भारतीय जनता पार्टी ये नहीं मानती कि यहाँ छत्तीसगढ़ में ओबीसी 43% से अधिक नहीं है? यदि नहीं मानते तो कराए, जनगणना क्यों नहीं करा रहे हैं? मैं भारतीय जनता पार्टी जो सवाल उठा रहे हैं उससे मेरा सवाल है कि 2021 की जनगणना क्यों नहीं हो रहा है? जब यहाँ हम लोग हेड काउंट करा सकते हैं, जब आर्थिक सर्वेक्षण करा सकते हैं और बिहार की सरकार जाति की जनगणना करा सकती है, तो केंद्र सरकार क्यों नहीं करा रही है? सवाल तो इसी बात का है। जनगणना को लेकर सियासत जोरों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं अश्विनी शाही जी, नेता बीजेपी हमारे साथ है। हमारे साथ जुड़ चुके हैं मुकेश सोनी जी, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी के हमारे साथ जुड़ चुके हैं आरबी उपाध्याय, वरिष्ठ पत्रकार। स्वागत है उपाध्याय जी आपका। हमारे साथ जुड़ चुके हैं सुनीता प्रकाश जी, प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस की। स्वागत है सुनीता जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। सबसे पहले सुनीता जी मैं आपके पास ही आना चाहूंगा। सुनीता जी, चुनाव नजदीक है और कांग्रेस पार्टी लगातार जाति जनगणना की बात कर रही है। आप देखिए कि जब भी प्रियंका गांधी का कोई भी दौरा होता है कहीं हो तो जाति जनगणना की बात करती हैं। अब यह कहा जा रहा है कि अगर हमारी सरकार बनी तो प्रदेश में आगे चलकर हम जातीय जनगणना कराएंगे और नरेंद्र मोदी पर जातीय जनगणना की बात कर रही हैं। मैडम, जब सरकार आपकी है तो जातीय जनगणना आपने क्यों नहीं कराई? अभी आप कह रही हैं कि मेरी सरकार फिर से बनी, सरकार में रहकर ही आप कर सकते थे। सुनील जी, मैं यहाँ पे कहना चाहूंगी कि जाति जो है वो हमारी वास्तविकता है, सच्चाई है, उससे हम लोग भाग नहीं सकते हैं। हर जगह जाति के बिना कुछ नहीं होता है। आप जन्म से लेकर मृत्यु तक है, आप जाति से नहीं पीछा छुड़ा सकते हैं। तो फिर क्यों नहीं जाति जनगणना होनी चाहिए? पता चलना चाहिए कि किस समाज के कितने लोग हमारे बीच में हैं। और मैं इसका बिल्कुल पक्ष लेती हूँ कि जाति जनगणना करानी चाहिए और इसमें मोदी सरकार को और माननीय प्रधानमंत्री जी को इसे भागना नहीं चाहिए। आप देखिए जाति जनगणना के नाम पर कितनी बौखलाहट मोदी जी के अंदर, प्रधानमंत्री जी के अंदर है कि वो कह रहे हैं कि आप तो जात पात में लोगों को बांटना चाहते हैं, कुछ विपक्ष के लोग ऐसा कर रहे हैं। नहीं, ये सच्चाई है। आप देखते हैं कि ये कितना महापाप, जाति के नाम पर जितना महापाप होता है, शायद आप भी इससे अवगत होंगे कि आप देखें कि लोग अगर किराए का घर लेना जाना चाहते हैं और पूछे जाति क्या है आपकी, अगर आपको जाति पता चल गई कि आप थोड़ा निम्न जाति के हैं तो आपको लोग रहने के लिए घर भी नहीं देते हैं। कितना मानवता
सच व्यवहार जो है लोगों के साथ किया जाता है, ठीक वो है। अपने आप में निंदनीय है। ठीक इसमें है जाति जनगणना सुनीता जी, होनी चाहिए। सुनीता जी, आप बिहार का एग्जाम्पल दे रही थी, प्रियंका गांधी बिहार का एग्जाम्पल दे रहे थे, भूपेश बघेल बिहार का एग्जाम्पल आपके कौन नेता दे रहे थे? मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि मैडम छत्तीसगढ़ में आपकी सरकार थी, अभी है, इलेक्शन होने वाला है। राजस्थान में आपकी सरकार थी, इलेक्शन नजदीक है वहां पर, तब आपने जातीय जनगणना क्यों नहीं कराई? अब आप ये कह रहे हैं कि हम चुनाव जीत कर आते हैं। क्योंकि सुनील जी अभी हम करवा नहीं सकते, ठीक है, हमने किया नहीं था तब, लेकिन अब बीजेपी की सरकार है 9 साल से, आपको सोचना चाहिए था इस बारे में। लेकिन बिल्कुल सही कह रही है कि अगर हमारी अभी इंडिया गठबंधन में अगर हमारी सरकार आती है तो हमारा पहला कार्य जाति जनगणना कराने का ही होगा। तो जो है, इसलिए आप ये नहीं कह सकते हैं कि हमने क्यों नहीं कराई। अभी आवाज उठी है और सभी पार्टियों ने जो तरीके से इस आवाज को उठा रहे हैं, और मेरे ख्याल से जो हित में है, जो हमारे पूरे के पूरे भारतवर्ष के लोगों के हित में है, वो काम होना चाहिए। जाति जनगणना बहुत जरूरी है ताकि पता चलना चाहिए कि हमारे भारतवर्ष में किस वर्ग के लोग, किस समाज के लोग कितने रहते हैं, और ठीक उनकी है। भागीदारी मिलनी चाहिए। उनकी यहाँ ठीक है। कहा है इसमें को अश्विनी शाही जी हमारे साथ बीजेपी से जुड़े हैं। अश्विनी जी, मेरी आवाज मिल रही है सर आपको? जी आ रही है आपकी आवाज। जी सर, आज सुनीता जी का यह कहना है कि पिछले 9 साल से केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार है और जातीय जनगणना नहीं कराई जा रही है। लगातार कांग्रेस के बड़े बड़े दिग्गज और मुख्यमंत्री यही बोल रहे हैं कि प्रदेश में अगर सरकार हमारी दोबारा से बनी तो हम राजस्थान में, हम छत्तीसगढ़ में जातीय जनगणना कराएंगे, जिससे पता पड़ जाएगा कि कौन सी जाति का क्या रेशियो निकल कर आता है। बीजेपी इसलिए नहीं कराना चाहती क्योंकि बीजेपी को डर है। देखिए सुनील जी, बीजेपी को डर किसी चीज से नहीं रहता है और बीजेपी कभी डरने वाली पार्टी में से नहीं है। हम लोगों ने वो भी देखा है, 370 हटा देंगे, इनकी हिम्मत नहीं है, इस जन्म में नहीं हटा सकते। कांग्रेसी नेता दिग्विजय सिंह और कई लोग बोला करते थे, लेकिन वो भी हटाया। हम लोगों ने डर की वजह से कोई काम नहीं किया। प्रियंका जी का भाषण अभी मैं सुन रहा था, बड़ा मतलब आश्चर्य हुआ। प्रियंका जी लग रहा है कि मोहब्बत की दुकान बंद करा कर ही मानेंगी। 84% उन्होंने बता दिया कि आबादी है ओबीसी की। हाँ भाई अगर ओबीसी की 84% आबादी है, 17.7% जो है बिहार में मुस्लिम आबादी है, और 15% से ऊपर जो है सामान्य आबादी है, तो ये तो 116% हो गया। तो उस प्रदेश की आबादी 100% में 116 कैसे उन्होंने बढ़ा दिया भाई? डेटा मुझे भी थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहा था। हाँ जी सर, बोलिए। हाँ, तो ये थोड़ा सा जो है ये उनको देखना चाहिए, क्योंकि प्रियंका वाड्रा जी ऐसी महिला हैं, अभी छत्तीसगढ़ में भी इंदिरा जी को उन्होंने महापुरुष बता दिया। इतनी बड़ी महापुरुष थी इंदिरा जी, वो पुरुष कब से हो गई ये उनको बाद में रियलाइज हुआ, तो शायद उन्होंने वो किया। तो ऐसे नेताओं के भाषण पर कोई हमको टिप्पणी करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं पूछना चाहता हूं कांग्रेस के नेताओं से, सिद्धारमैया जी आप आपके मुख्यमंत्री हैं, जब पिछली कांग्रेस की सरकार थी तो उन लोगों ने वहां पर जातीय जनगणना कराई थी, तो प्रियंका जी उनसे बोल के करा देती ना। आज उनकी सरकार है, वो आंकड़े घोषित करा दे। छत्तीसगढ़ के लोगों को बेवकूफ बनाने की क्या जरूरत है? नहीं, सुनीता जी का ये कहना है, शाही जी, सुनीता जी का ये कहना है कि केंद्र सरकार की वजह से हम नहीं करा पा रहे, केंद्र सरकार की वजह से जाति जनगणना रुकी है छत्तीसगढ़ में और राजस्थान में। अरे सर सुनील जी, मैं वो बात बिहार ने कैसे करा लिया? वही तो मैं कह रहा हूं, बिहार ने कराया, घोषित किया। इसी तरीके से कांग्रेस की सरकार कर्नाटक में थी भारतीय जनता पार्टी से पहले, तो उन लोगों ने कराया था। ये ब्लेम आप पर डाल रहे हैं, वो ब्लेम आप पर डाल रहे हैं। देखिए हमारे पर डाल, अब देखिए, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, मैं कह रहा हूं कि जब उनकी सरकार थी कांग्रेस की, उन्होंने कराया था, तो अब सिद्धारमैया जी की सरकार है, उसको घोषित कर दें। दूसरा मैं कहना चाहता हूं, राजस्थान में भी हुआ था ये, राजस्थान वाला 5 साल से तो इन्हीं की सरकार घोषित करे ना। किसने कहा है छत्तीसगढ़ में होगी, बुआ की मूछें होंगी तो फूफा उन्हीं को कहेंगे? ये कोई बात नहीं है। ये इन लोगों का एक, देखिए जो इंडी अलायंस है, इस इंडी अलायंस में इतना मतिभ्रम हो गया है कि लोग एक दूसरे को कुछ कर नहीं पा। अब ओबीसी की बात कर रहे हैं, अब दलित पिछड़ा इनको याद आ रहा है। अरे भाई, भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के साथ चलने वाली पार्टी है। हम अगर कहें
कि हम लोगों ने मकान दिया तो हम उस महिला को नहीं देंगे क्योंकि वो ओबीसी है, वो दलित है, वो अल्पसंख्यक है। हम शौचालय बनाए हैं तो सबके लिए बनाए हैं, उज्ज्वला योजना हमने सबके लिए किया है, आयुष्मान कार्ड हमने सबके लिए दिया है, तो इसमें हमने कोई भेद नहीं किया। अब ये भेद कर रहे हैं। और मेरी बात आप सुनीता जी सुन लीजिए पूरा, उसके बाद आप जवाब दीजिएगा। बीच में बोलने से कोई हम लोग 4 लोग हैं, उचित अच्छा नहीं लगता, सुनाई नहीं दे रहा। दूसरी चीज मैं आता हूं आपके पास, 1 सेकंड जी सर, जल्दी से बात सुनील जी, हाँ सुनील जी, मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। दूसरी चीज जो है, जब इस देश में इतना आप लोग मतिभ्रम फैलाएंगे तो इसीलिए हम लोग रोहिणी कमीशन का रिपोर्ट लेकर आए। रोहिणी कमीशन में स्पष्ट रूप से बताया गया 27% जो आरक्षण मिल रहा है उसमें 97 जातियां ओबीसी की, उसमें 10% उस आरक्षण का लाभ उठा रही हैं और 1700 कुछ जातियां हैं 2633 में जो इनको कुछ कोई लाभ नहीं मिल रहा है। तो बताइए, 33 साल बिहार में 2 मुख्यमंत्री रहे, दोनों ओबीसी के, क्या किया? ओबीसी के लिए क्या किया, अति ओबीसी के लिए क्या किया, दलितों के लिए क्या किया, महादलित के लिए क्या किया? ठीक है सर, जबकि बांटा उन्होंने ही था। ठीक है, और कांग्रेस उनकी सहयोगी है। ठीक है। सुनीता जी, शाही जी का ये कहना है कि जरा आप उस बात को बता दीजिए कि 84% ओबीसी की बात की प्रियंका जी ने और 17.5 मुस्लिम की बात की और 15% अन्य की बात की, तो 116 हो गया। तो जरा इस बात को बता दीजिए क्योंकि उनको डाइजेस्ट नहीं हो रही, ये बात कैसे हो जाएगी? देखिए, यहाँ पे सुनील जी आपसे कहना चाहूंगी कि अब तक जो था, मैं इनकी बात का जवाब भी दूंगी, पर जो मेरी मेन बात है ये पूरी होने दीजिए। अब तक था कि केवल केंद्र सरकार जो है जनगणना करा सकती थी, लेकिन जातिगत जनगणना है न्यायालय के द्वारा वैध माना गया है कि हर राज्य द्वारा अब ये जाति जनगणना कराई जा सकती है न्यायालय के बोलने के बाद में। तो इसे अब ये बोल रहे हैं कि आप ब्लेम डाल रही है कि हम राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में नहीं करा सकते क्योंकि केंद्र सरकार ने साथ नहीं दिया। अभी मैडम आपने बोला, अभी आपने कहा ना कि छत्तीसगढ़ में और राजस्थान में इसलिए नहीं करा सकते थे क्योंकि केंद्र सरकार ने साथ नहीं दिया, और फिर बिहार में कैसे होगी मैडम? जरा मुझे समझा दीजिए। इनका जवाब था कि केंद्र सरकार कर सकती है, लेकिन अभी मैंने आपको बताया है कि न्यायालय के द्वारा अभी हुआ है कि आप हर राज्य जो है अपने अपने स्तर पे जो है आप जनगणना करा सकते हैं। ठीक है, मैं आप लोगों के पास आ रहा हूँ, हमारे पास अभी 2 गेस्ट हमारे और, उनसे भी मैं ओपनिंग ले लूं, फिर आप लोगों के पास आ रहा हूं। मुकेश सोनी सर, मेरी आवाज मिल रही है सर आपको? सोनी साहब, आवाज मिल रही है सर? जी मिल रही है। मेरा नाम ठीक करा दीजिए जी। मेरा नाम मुकेश सिंह है, सोनी नहीं। ओके, सिंह। मुकेश जी का नाम ठीक कर दीजिए, मुकेश सिंह कर दीजिए सोनी की जगह। सर ठीक हो रहा है अभी, मेरी आवाज सरकार मिल रही है। तो मैं आपसे सवाल ये करता हूं सर, चुनाव के नजदीक आते ही राजनीतिक पार्टियों को जातिगत जनगणना की याद आ रही है, किस प्रकार से देखते हैं और क्या असर डालेगा चुनाव में? देखिए, इसमें 2 प्रश्न आपका है, तो मैं बारी बारी दोनों का जवाब दे देता हूँ। देखिए, जातिगत जनगणना इसलिए आवश्यक है क्योंकि तमाम योजनाएं होती हैं तमाम जातियों के लिए और उनको उसका सही लाभ मिल सके, इसलिए लोगों को पता होना चाहिए कि किस जाति के कितने लोग कहाँ पर रहते हैं। जातिगत जनगणना बुरी बात नहीं, अच्छी बात है, ये जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि जब हम एससी एसटी की जनगणना कराते हैं, हिंदू मुस्लिम की जनगणना कराते हैं, तो बाकी जातियों की भी जनगणना हमको करा लेनी चाहिए। मैं तो ये भी कहना चाहता हूँ कि भाजपा के प्रवक्ता ने नहीं बताया कि उनको कोई तकलीफ है क्या। दूसरी बात, ये चुनावी मुद्दा बनेगा या नहीं, चुनावी लाभ मिलेगा कि नहीं, तो जहां तक मेरा अपना सोचना है, इसके अलावा भी कई सारे मुद्दे हैं जहां पर कि भाजपा ने काम नहीं किया, खास करके जनता से जुड़े हुए मुद्दों को लेकर। जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं और सोशल वेलफेयर से रिलेटेड योजना है, इस पर भारतीय जनता पार्टी ने काम नहीं किया, तो ये भी एक बड़ा मुद्दा बनेगा। खास करके महंगाई रहा, खास करके जो बिजली पानी शिक्षा स्वास्थ्य पर काम होना चाहिए था, इन लोगों ने नहीं किया, तो ये भी एक बड़ा मुद्दा बनना है सुनील जी। और हमारी पार्टी ये मांग करती है कि जातिगत जनगणना अगर होती है और उसके अनुसार ही अगर योजनाएं बनाई जाती हैं तो निश्चित तौर पे सामाजिक न्याय हो सकता है। ठीक है, उपाध्याय जी मेरी आवाज मिल रही है सर? मिल रही है सुनील जी, मिल रही है जी सर, स्वागत है आपका। उपाध्याय जी, सवाल मेरा सर आपसे यही है, ओपनिंग कमेंट आपका लेना चाहता हूं मैं, कि जिस प्रकार से चुनाव दहलीज पर खड़े हुए हैं, 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव है,
अब ये जातिगत जनगणना को लेकर संबोधन किए जा रहे हैं। आप देखिए चुनाव जिस प्रचार कर रहे हैं, जो भी सभाएं हो रही हैं, तो जनगणना पर, जातिगत पर बहुत जोर दिया जा रहा है और केंद्र सरकार को लगातार विपक्ष अपने सवाल खड़े कर रहा है। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, ये जाति जनगणना का जिन एकदम आ जाना और चुनाव को देखते हुए कितना अहम माना जाए इसको? देखिए, चुनाव अहम नहीं होते, देश अहम होता है। देश है तो चुनाव है और सब कुछ है। जातीय जनगणना से क्या होगा? महंगाई कम हो जाएगी। जातीय जनगणना से बेरोजगारी खत्म हो जाएगी। क्या होगा जातीय जनगणना से? जनता को क्या मिलेगा? बल्कि जनता में विद्वेष बढ़ेगा, और ये विद्वेष बढ़ेगा तो न समाज के हित में है और न देश के हित में, पॉलिटिकल पार्टियों के हित में भले ही हो। अगर जातीय जनगणना ही अगर निदान है बेरोजगारी का, शिक्षा का, स्वास्थ्य का, रोजगार का, पानी का, बिजली का, सड़क का, तो कल कराइए। जनता की समस्याओं की बात करिए, बांटने की बात मत करिए। पहले ही मुगल आए, उन्होंने बांटा, अंग्रेज आए, उन्होंने बांटा। अब राजनीतिक लोग भी अगर समाज को और बांटेंगे, वैमनस्य पैदा करेंगे, आपस में वैमनस्य पैदा होगा, दुश्मनी बढ़ेगी, तो क्या होगा? क्या समाज का विकास होगा? क्या देश का विकास होगा? सत्ता आपको मिले न मिले, मतलब आप सत्ता में आ जाएं, आप क्या सत्ता के लिए देश में आग लगाएंगे? और ये देश रहेगा तो सत्ता रहेगी। जब देश को ही आप खत्म कर देंगे तो किस पर राजनीति करेंगे? जातीय जनगणना, जातीय जनगणना क्या होगा? जातीय जनगणना से क्या भूखे पे आदमी का पेट भर जाएगा? क्या बीमार आदमी ठीक हो जाएगा? मुझे एक फायदा बता दीजिए। योजनाएं सरकार की नजर में सब समान होनी चाहिए, सब बराबर हैं, सबको बराबर का हक है। चलिए सर। और ये संविधान देता है हर नागरिक को अधिकार, लेकिन अधिकार के साथ कर्तव्य भी हैं। आप सिर्फ सत्ता की बात करते हैं, वोट की बात करते हैं, देश की भी बात करिए कि देश में क्या हालात हो जाएंगे। आप इस तरीके से लड़ा देंगे एक दूसरे को जाति पर और धर्म पर, तो गृह युद्ध की स्थिति हो जाएगी। तो ये क्या माना जाए, राजनीतिक पार्टियां राजनीतिक रोटी सेक रही हैं इस जातिगत जनगणना पर? सिवाय राजनीतिक रोटी सेकने के और कुछ नहीं है। मेन मुद्दों पर फोकस करना चाहिए पॉलिटिकल पार्टियों को। पानी है, बिजली है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, रोजगार है, किसान है, नौजवान, इनकी बात करिए ना, अच्छी लगेगी। ये क्या है कि भाई तू इसको मार दे, तू इसको मार दे, तुम दोनों मर जाओ, भाई हम तो अपना राजनीति करेंगे, तो ये शोभा नहीं देता है। मुझे बताएं, जातीय जनगणना से वैमनस्य नहीं बढ़ेगा? वैमनस्य बढ़ेगा। जो सत्ता में है उससे सत्ता छीनी जाएगी, क्या करेगा वो? और पहले ही अन्याय बहुत हो रहा है, मेरिट का सम्मान नहीं हो रहा है, प्रतिभाओं का पलायन हो रहा है। जो प्रतिभाशाली बच्चे विदेशों में चले जाते हैं इस आरक्षण और जातीय विद्वेष की वजह से, तो इससे किसका नुकसान होता है? इससे देश का नुकसान होता है। प्रतिभा का सम्मान करिए, जाति और धर्म से नहीं है। सुनीता जी, मैं आता हूं सर। सम्मान होना चाहिए। ठीक है सुनीता जी, उपाध्याय साहब का कहना है कि जातीय जनगणना को लेकर इस प्रकार की बातें करना कहीं ना कहीं ठीक नहीं। अगर बात हो रोजगार के मुद्दे पर, बात हो विकास के मुद्दे पर। देखिए सुनील जी, मैं कहना चाहती हूँ कि उपाध्याय जी समाज में रहते ही नहीं है, शायद इन्होंने देखा नहीं कि किस तरह से महापाप जातियों के नाम पर होता है। आप किस तरह की बातें कर रहे हैं? क्या हो जाएगा जातीय जनगणना करने से? मतलब कि मुझे बड़ा ही दुख हो रहा है कि उपाध्याय सीनियर व्यक्ति इस तरह की बातें कर रहे हैं कि वैमनस्य हो जाएगा, लोग बढ़ जाएंगे, फलाना हो जाएगा। किस तरह की बातें कर रहे हैं आप? अगर इतने है तो आप जाति गा दीजिए ना, आप जाति लगाना बंद कर दीजिए। किसी को नीचा, किसी को ऊंचा कैसे बंद हो जाएगी जब आप जातीय जनगणना की बात करेंगे? जातीय जनगणना समाज में विद्वेष हो जाएंगे आप। आरक्षण सीखना था कि बराबरी का सम्मान लोगों को मिल सके। कुछ भी बराबरी आप देखते हैं, आज भी आप देखते हैं कि किस तरह से आप उपाध्याय जी, मैं कहती हूँ अगर आप पंडित हैं, अगर आप किसी वाल्मीकि की लड़की को अगर आप कहते हैं कि मैं शादी करके घर में जाता हूँ, तो मैं मानूंगी कि आप बहुत बड़े हितैषी हैं। हमारे समाज आप लोग होने भी नहीं देंगे, गलत बात है। आपको उम्मीद तो एक आप होने नहीं देंगे। आप इतने क्यों मतलब परेशान हो रहे हैं जातीय जनगणना से? बहुत ज्यादा गलत बात है उपाध्याय जी, होने चाहिए जातीय जनगणना। अगर आरक्षण मिला है, आप कहते हैं प्रतिभा क्या,
क्या पता थे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिभा नहीं थी क्या उस समय पे? किस तरह से उनको तो वो रिजर्वेशन से नहीं आए थे, प्रतिभा से आए थे। इसीलिए कह रही हूँ मैं, आप ये मत कहिए कि उनके पास प्रतिभा नहीं होती, आपके बच्चे बाहर जाते हैं जो उपाध्याय जी, उस समय में बाबा साहब अम्बेडकर ने देखिए, दिखाया कि सुनीता जी को नहीं पता, लेकिन सुनीता जी बाबा साहेब अम्बेडकर आरक्षण से नहीं आए थे, तो प्रतिभा थी उनके अंदर, वो काबिलियत थी। वही बोला कि अनुसूचित जाति के लोगों के अंदर प्रतिभा नहीं है, ऐसा आपका बोलना बिल्कुल गलत है। ये आज से कई साल पहले बाबा साहब अम्बेडकर ने साबित किया कि वो सब लोगों में सर्वोपरि थे, इसलिए उनको संविधान बनाने का अधिकार मिला, उन्होंने संविधान बनाया। बाबा साहेब ने जाति के नाम पर जो गंदा व्यवहार किया जाता है लोगों के साथ में, वो बिल्कुल गलत है। ये सबके सामने है उपाध्याय जी, ये उपाधि के सबके सामने है। आप किस तरह की बातें कर रहे हैं कि लोगों को बांट नहीं, आप कौन से देश में रहती हैं? अरे यहाँ संविधान है, अगर कोई जरा अब शब्द भी बोल देगा, संविधान अपना काम करता है, कानून अपना काम करता है, उसके खिलाफ केस हो जाता है, पुलिस पकड़ के ले जाती है, जेल में डाल देती है। अरे किसकी हिम्मत है? बिल्कुल किसी की हिम्मत नहीं। आप कह के देखिए, अरे आप कह के देखिए, किसी का अपमान करके देखिए, अगर आपको पुलिस ने पकड़ के ले जाए, आपके खिलाफ केस नहीं हो जाए। कौन से जमाने की बात कर रहे हैं आप? अरे कौन से जमाने की बात कर रहे हैं आप? हमारे बच्चे बाहर जाते हैं, मैं इसी जमाने की बात कर रही हूँ। मैं जमाने की हूँ, भारतवर्ष की हूँ, यहाँ की बेटी हूँ, और मैं यहाँ के लोगों की हित की बात कर रही हूँ कि जाति जनगणना होनी चाहिए, लोगों को उनका अधिकार मिलना चाहिए। आप मातृशक्ति का प्रतिनिधित्व कर रही हैं। माँ की नजर में सारे बच्चे बराबर होते हैं, सबको बराबर प्यार देती है, बराबर खिलाती है, और आप उसमें मजाक बना रहे हैं उसका। आप कह रहे हैं कि उन्हें बांट दो बच्चों को लड़ा दो आपस में। क्या प्रतिभा का सम्मान है? बाबा साहेब में प्रतिभा थी। के लोग बढ़ते बच्चों के अंदर दिमागों में कि नीची जाति का, आपको पता ठीक है, आज भी किसी नीची जाति तो सरकार क्या करती है? क्यों बढ़ा? अरे नीच जाति आप कह नहीं सकते, आपके खिलाफ केस हो जाएगा। आप बोल के तो दिखाइए कि नहीं वहाँ पे भोजन माता नीच जाति की है, आप बच्चे खाना नहीं खाएंगे। इतना दिमाग ठीक है, लोगों ने बच्चों ठीक है सुनीता जी, काम करिए ना, ठीक है, उस पर काम करिए उपाध्याय जी, आप यहाँ पे। अरे उस पर काम करिए ना, ठीक है। की भावना खत्म हो। शाही जी, मैं आपके पास आता, आप लोगों के पास आता हूँ। ठीक है, आप लोगों ने अपनी अपनी बात को रख लिया। उपाध्याय जी आपने भी अपनी बात रख ली, सुनीता जी आपने रख ली। शाही जी, ये मानना है कि बीजेपी को इस तरह की जनगणना से डर यह है कि इससे अगड़ी जातियों के उसके वोटर नाराज हो सकते हैं। इसके अलावा बीजेपी का परंपरागत हिंदू वोट बैंक इससे बिखर सकता है। जनगणना का इतिहास भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान जनगणना कराने की शुरुआत साल 1872 में की गई थी। अंग्रेजों ने साल 1931 तक की जितनी बारी भारत की जनगणना कराई, उसमें जाति से जुड़ी जानकारी को भी दर्ज किया गया। आजादी हासिल करने के बाद भारत ने जब साल 1951 में पहली बार जनगणना की, तो केवल अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से जुड़े लोगों की जाति के नाम पर वर्गीकृत किया गया। तब से लेकर भारत सरकार ने नीतिगत फैसले के तहत जातिगत जनगणना से परहेज किया। लेकिन 1980 के दशक में कई क्षेत्रीय राजनीतिक दलों का उदय हुआ, जिसकी राजनीति जाति पर आधारित थी। इन दलों में तथाकथित ऊंची जातियों के वर्चस्व को चुनौती देने के साथ साथ तथाकथित निचली जातियों को सरकारी शिक्षक संस्थानों और नौकरियों में आरक्षण दिए जाने को लेकर अभियान शुरू किया गया। शाही साहब जी, देखिए जो है आरक्षण की बात यहाँ पर हो रही है, चाहे जो भी बात कर रहे हैं लोग, लेकिन आप मूल विषय ये है कि कितने जाति के लोग कहाँ हैं कहाँ नहीं है। आप कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी डर रही है कि अगले नाराज हो जाएंगे। हमसे क्यों नाराज होंगे? हमारे पास तो जो प्रियंका जी जो भाषण में बोल रही थी वो 82% हिंदू हैं, हम उसको मान के चल रहे हैं, और 8% मुस्लिमों का भी वोट हमको मिला है। 2019 का चुनाव साक्षी है। तो हम तो सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं। जातीय जनगणना कराने वाले जयप्रकाश जी के दो चेले नीतीश जी और लालू जी 33 साल से वहां पर मुख्यमंत्री हैं। मैंने पहले भी कहा कि क्या किया उन्होंने, और अभी 500 करोड़ इस पर खर्च किए हैं। नीतीश जी ने एक उद्योग लगवा दिया होता बिहार में तो कम से कम कुछ 2-4 हजार लोगों को रोजगार मिलता वहां। इस जाति जनगणना से उनको क्या मिला?
अगर जातीय जनगणना करा दिया उन्होंने तो आर्थिक सर्वेक्षण भी जारी कर दिए होते, सामाजिक संरचना का सर्वेक्षण भी होता है वो जारी कर दिए होते, खेतों का जो विसंगति वर्गीकरण है उसको भी जारी कर दिए होते। ये क्यों नहीं जारी किया गया? ये क्यों जारी किया गया कि कितना नोनिया है, कितना कुहार है, कितना कायस्थ है, कितना जो है राजपूत है, कितना भूमिहार है? उनकी आर्थिक स्थिति भी आप जारी करते ना, तब तो कहा जाता कि ये पूरी संरचना को लेकर आप साथ चल रहे हैं। तब वो भारतीय जनता पार्टी ने जो ईडब्ल्यूएस का 10% का दिया था वो भी सार्थक होता। 2008 में सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया, 15 लाख रुपए का क्रीमी लेयर माना। क्रीमी लेयर को कहां मान रहे हैं? अगर वो मानेंगे तो ये 14% जो यादव जी लोग हैं या कई ऐसी जातियां हैं जो उसी 14% के क्रीमी लेयर में बहुतायत निकल जाएंगी। वही 97% लोग 10%, 97 जातियां 10% का क्यों कर रही हैं? 1700 जातियों को कोई कुछ नहीं मिल रहा है। तो ये विसंगति दूर करने का प्रयास करना चाहिए, ना कि इस तरीके से भिड़ाने के, लड़ाने की कि तुम ये हो, तुम्हारी जात इतनी है, हम ये जो है पहाड़ को तोड़ देंगे, हम नदी को रोक देंगे, हम क्रांति लिख देंगे। मतलब नहीं है। अगर जनता के सही हित ऐसी हैं तो उनके सामान्य, जो मैंने कहा, आर्थिक संरचना, धार्मिक संरचना, सामाजिक संरचना, खेतों के बारे में सब कुछ जारी करना चाहिए ना जनता के सामने, कि जनता को पता चले कि उस जो महा ओबीसी है उसके पास जमीन कितनी है, सरकार ने कितनी उपलब्ध कराई 33 साल में। आप उनको, उनके पास आर्थिक स्थिति में क्या, क्रीमी लेयर वाले कितने हैं जो बाहर होंगे? अभी लालू प्रसाद यादव, सोनाबड़ी जी मुख्यमंत्री रही, अब उनके बेटे को आरक्षण मिलेगा, जबकि क्रीमी लेयर में आते हैं करोड़पति, अरबपति, उनके ऊपर तो उसी का मुकदमा चल रहा है, लेकिन आरक्षण मिलेगा। लेकिन रामधारी अगर उनको खाने का नहीं है तो उनको जो है उस आरक्षण का लाभ नहीं देंगे, क्योंकि उनके पास उनकी पूरी जाति जो है लोनिया है तो 1% है, धानुक है तो 2.5% है, नहीं दे रहे हैं। देखिए कहीं तो शाहिद मेरे पास जी, आरक्षण को लेकर विपक्ष लगातार आपको घेरता जा रहा है। 5 राज्यों विधानसभा चुनाव, 24 में लोकसभा चुनाव होने वाले हैं। अब अखिलेश यादव भी महिला आरक्षण बिल को लेकर हर विधानसभा में जाएंगे और वहां जाकर बताएंगे कि आपकी सरकार ने किस प्रकार से जनता को छला है। चाहे वो जातिगत जनगणना की बात हो, महिला आरक्षण बिल की बात हो, विपक्ष लगातार आपके सारे काम से नाखुश नजर आ रहा है और चुनाव से खड़े हैं। चौहान साहब, अखिलेश यादव उसी पिता के पुत्र हैं जिन्होंने लोकसभा में महिला आरक्षण बिल का विरोध किया था, उसी पिता के पुत्र हैं। तो ये क्या भारतीय जनता पार्टी को बेनकाब करेंगे? इन लोगों ने, लालू प्रसाद यादव के सुरेंद्र यादव आज भी मंत्री हैं जिन्होंने उस बिल को फाड़ा था लोकसभा में। ये लोग क्या करेंगे? विधानसभा में जा रहे हैं। अखिलेश यादव का कहना है कि हर विधानसभा में जाकर जनता के सामने आपकी कमियों को दिखाएंगे और बताएंगे कि महिला कानून के नाम पर आपने जनता को छला है। अब देखिए, वही तो मैं कह रहा हूं कि आप पूरी बात तो सुन लिए होते, वो कहते, वो तो कह रहे हैं, हम भी सुन रहे हैं। आपने सवाल पूछा, मैं जवाब दे रहा हूं। वो खुद बेनकाब होंगे। पहले उन्होंने विरोध किया, विरोध करने के बाद जब ये लोग बिल, कांग्रेस ने उसके बाद दूसरा काम किया कि राज्यसभा में पास करा लिया, उसको लोकसभा में पास नहीं कराया, इन्हीं लोगों के विरोध पर ना। और भारतीय जनता पार्टी ने अगर पास करके एक संवैधानिक काम किया है कि हमने बिल तो बना दिया, आपने तो भी नहीं बनाया था, तो एक्सपोज क्या करेंगे? खुद एक्सपोज हो रही है कांग्रेस और ये इंडी अलायंस के लोग खुद एक्सपोज हो रहे हैं, क्योंकि इनको आरक्षण नहीं देना था, इनको मूर्ख बनाना था। मुकेश जी, इंडिया अलायंस के लोग खुद एक्सपोज हो रहे हैं, चाहे वो जातिगत जनगणना को लेकर हो, चाहे आप जाकर महिला आरक्षण बिल को लेकर जन जन तक पहुंचाएं। बीजेपी का कहना है, कैसे आप अपनी और बातों को जनता के समक्ष में पेश करेंगे? मुकेश जी, मैं उनकी बात का जवाब दूंगा। पहले मैं उपाध्याय जी की बात मैं सुन रहा था, बड़ी अच्छी बात कर रहे थे उपाध्याय जी की। बेरोजगारी की बात होनी चाहिए, महंगाई की बात होनी चाहिए, देश रहेगा तो सब कुछ रहेगा, ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन संवैधानिक व्यवस्था जातिगत, भाई देखिए, आरक्षण मिल रहा है कि नहीं पिछड़ों को? आरक्षण मिल रहा है कि नहीं SC ST को? महिला आरक्षण के लिए बिल जारी किया गया कि नहीं किया गया? तो बड़ी अच्छी बात है, ऊंची बात है, ये तो देखने सुनने में अच्छा लगता है। ठीक है, आप एक जात कर दीजिए, एक धर्म कर दीजिए, भारतीयता कर दीजिए, भारतीय के नाम से सभी जाने जाएं, न कोई जाति हो न कोई धर्म हो, क्या दिक्कत है?
तो सवाल ये है कि सामाजिक और आर्थिक रूप से तमाम लोग पिछड़े हुए हैं, उनको कैसे मुख्य धारा में लाया जाए, कैसे उनको बराबरी पर खड़ा किया जाए, इसकी लड़ाई लड़ी जा रही है इंडिया अलायंस के द्वारा। इंडिया अलायंस चाहता है कि जातिगत जनगणना करके ये पता किया जाए कि वास्तव में फलाने प्रदेश में कितने जाति के लोग किस स्तर पे हैं, उनका सामाजिक स्तर क्या है। अभी नीतीश कुमार, अभी भाजपा के प्रवक्ता जी को शायद पता नहीं है, नीतीश कुमार जी की पार्टी ने कहा, नीतीश कुमार जी ने कहा कि 45 दिन में आर्थिक और सामाजिक जो आंकड़े हैं वो भी जारी करेंगे हम। तो साथ में जारी कर दिए भाई, 45 दिन बाद क्यों? अभी मैं बता, मैं मुझे पता था कि आप इसके बारे में बोलेंगे, मुझे पता था ये। तो करेंगे तो उद्देश्य क्या है? उद्देश्य ये है कि जो वास्तव में दबे कुचले लोग हैं, जो अंतिम व्यक्ति है, वहां तक न्याय पहुंचे। उद्देश्य ये है। उद्देश्य, अब भारतीय जनता पार्टी के पास तो संविधान बदलने का, सुप्रीम कोर्ट का आदेश बदलने का पुराना अनुभव है, लगातार ऐसा करते रहे हैं। ये तो न्याय का सम्मान नहीं करते, केवल चिल्लाते हैं, मुंह में कुछ और होता है। और आपके पार्टी का काम है। नहीं, अभी देश ने देखा, समझाइए मत। देश ने अभी देखा, समझाइए मत। देश ने देखा, समझाइए मत। संविधान पीठ बैठी हुई थी सुप्रीम कोर्ट की, उन्होंने सर्विसेज के मामले में दिल्ली के सरकार के पक्ष में फैसला दिया। आपने रातों रात 11 बजे स्वास्थ्य मंत्री दिल्ली में बंद, ये दोनों बंद। बताइए, आम आदमी पार्टी तो ना बात करे तो ज्यादा बढ़िया है, क्योंकि भ्रष्टाचारियों के सरदार। पूरी हो जाने दीजिए, आप करिएगा, मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए, फिर आपकी बात मैं सुन नहीं पा रहा हूँ ना, फिर जवाब कैसे दूंगा। तो मैं ये कह रहा था कि भारतीय जनता पार्टी तो माहिर है इन सब काम में, ठीक है। उनको जो अच्छा नहीं लग रहा था, अच्छा, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ये भी नहीं बताया कि वो सामाजिक आर्थिक रूप से जो पिछड़े हुए लोग हैं, जो अंतिम व्यक्ति है, उसको न्याय कैसे देंगे। आज तक तो नहीं मिला, ये भी स्वीकार करते हैं कि नहीं मिला, और हम भी स्वीकार करते हैं नहीं मिला। तमाम विसंगतियां थी, उस विसंगतियां को दूर करने के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। तो इनके पेट में दर्द क्यों हो रहा है? इनके पेट में इसलिए दर्द हो रहा है क्योंकि ये केवल धर्म आधार पर और जाति के आधार पर राजनीति करते हैं। इनका जो एक जो वोट बैंक है, जो आपने अगले वोट बैंक की बात, नहीं, एक मिनट बात बस खत्म कर रहा हूँ, मैं खत्म कर रहा हूँ। जल्दी से पेट में इसलिए दर्द हो रहा है, अभी तक ये बता नहीं पाया कि ये जातिगत आरक्षण के पक्ष में है कि नहीं। जातिगत आरक्षण को आप अपने चश्मे से मत देखिए, चश्मा सही लगाइए, सही पावर का लगाइए, उद्देश्य समझिए। जी 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 देखिए चौहान साहब, ऐसा है कि ये आम आदमी पार्टी के लोग, देखिए, देश को ज्ञान देने की आवश्यकता नहीं है। जिसका दो प्रदेश का स्वास्थ्य मंत्री जेल में हो, जिसकी आधी सरकार जेल में हो, भ्रष्टाचारियों के सरदार, एक पर एक बोतल फ्री बांटने वाले, सब जगह ये लोग नैतिकता का पाठ पढ़ाएंगे। ये नैतिकता का पाठ नहीं पढ़ाएंगे। ये लोग, इन लोगों को जेल में रहने का हक है, अधिकार है, और शीश महल की सीबीआई जांच हो रही है। देखिए क्या होता है। मैं आज मुद्दा भटक जाएगा, चूंकि महंगाई की बात जहां तक की, कांग्रेस देखे बात नहीं कर रहे हैं, कांग्रेस देखे अपने प्रदेश राजस्थान का, देखे कांग्रेस देखे वहाँ महंगाई कितनी है, वहाँ बेरोजगारी कितनी है, तो बात होगी, दो मुद्दे की बात होगी। नहीं तो ये तो एक महामानव ही है केजरीवाल जी, देश को बताने के लिए कि हमारी यमुना साफ हो गई, दिल्ली के लोगों को आज तक पानी भी साफ नहीं मिला, बिजली फ्री मिलने जो भी बंद करा दिया। केंद्र सरकार बहुत खरीदती है, वो भी कहते हैं कि नहीं हमने खरीदा। जो झूठों के सरदार, भ्रष्टाचारियों के सरदार, किंगपिन वही है इस समय जो है दिल्ली के उसमें बैठे हुए हैं। तो इन लोगों को कोई मतलब नहीं है कि किसको मिले किसको न मिले। ये आरक्षण का लाभ इस तरीके से हमने, इन्होंने 3 बार ये सवाल किया। मैंने कहा अरे भाई आप क्यों चिल्ला रही हैं, आप क्यों चिल्ला रही हैं। देखिए जो लोग हैं, हमने कहा रोहिणी कमीशन हमने इसीलिए बनाया था कि जो विसंगतियां हैं हम दूर करेंगे। रोहिणी कमीशन की रिपोर्ट हमने राष्ट्रपति महामहिम के यहाँ पहुंच के, उसके बाद से वो कानूनी विशेषज्ञों के पास, कमीशन के पास पहुंच गया है, हमने करा दिया। हम वो विसंगति दूर कर रहे हैं। ये लोग एक पर एक दारू फ्री पिला रहे हैं, क्या करेंगे देश का कल्याण भाई, कैसे करेंगे? सुनीता जी, चौहान जी जवाब देने दीजिए हमको। जी जल्दी से सर, जल्दी से। हाँ, इन्होंने दिल्ली पर बात किया, एक पर एक दारू की बात किया। ठीक है मुकेश जी, जल्दी से, फिर मैं सुनीता जी के पास जाऊंगा। जी मैं आपको बता दूं, ये केवल ईडी और सीबीआई के बल पर विपक्ष के लोगों को धमकी देकर, और जो धमकी से नहीं मान रहा है उसको
जबरदस्ती केस उल्टा सीधा लाद के आपको कह तो दिया सुप्रीम कोर्ट। अरे सुन तो लीजिए सुप्रीम कोर्ट सुन तो लीजिए देश के सुप्रीम कोर्ट ने भगा दिया आपको। सबसे अच्छे शिक्षा मंत्री सुप्रीम कोर्ट का आपने टिप्पणी परसों सुना क्या? सुप्रीम कोर्ट अरे की एकदम टिप्पणी सुना। मैंने सिसोदिया आप के उससे पहले कहे थे तो सरकार सही काम कर रही है, न्यायालय पर भरोसा रखिए। अगर मनीष सिसोदिया न्यायालय इनके ऊपर न्यायालय पर भरोसा कोई रखिए नाम ना। लेते हुए नहीं दिखते भरोसा हैं रखिए। आज तक आपने कोई सबूत पेश नहीं किया। फर्जी केस में फंसा के देश का समय बर्बाद अरे भाई, तो जमानत क्यों नहीं हो रही है? अगर टिप्पणी कर जाएंगे तो जमानत भी तो मिलनी चाहिए। जमानत नहीं मिलेगी, भ्रष्टाचारियों को जमानत नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी जमानत भ्रष्टाचारियों को। भ्रष्टाचार नहीं मिलेगी कि आप तानाशाह निरंकुश लोगों का जो अंत आता है तो इसी तरह ऊट पटांग फैसले करते हैं। आप लोगों का अंत आ गया है। अब आप लोग 2024 में बुरी तरीके से हारने वाले दोबारा से 2024 में कौन किसको हराता है। ठीक है, सुनीता जी हमारे साथ जुड़ी हैं। एक सर्वे आज ही आया, 300 से ऊपर भाजपा पा रही है। आप लोग कहाँ है भाई? सुनीता जी हमारे साथ। सुनीता जी मेरी आवाज मिल रही है ना मैडम आपको? वो मुंगेरी लाल दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं। ठीक है साहिब साहब, ठीक है अश्विनी जी मैं आपके पास आता हूँ। अश्विनी जी मैं आपके पास आता हूँ। अश्विनी जी आपके पास, ठीक है मुकेश जी मैं आपके पास आता हूँ। आऊंगा सर, आऊंगा। एक सेकंड सर। सुनीता जी सवाल मेरा आपसे है, शाही साहब का कहना है कि रोहिणी कमीशन की हमने बना रखी है जिसमें तमाम जो विसंगतियों का आप जिक्र कर रही थी उनको प्रॉपर तरीके से किया जाएगा। जिस प्रकार से बताया जा रहा था कि कौन कितना है, कितना रेशियो निकल कर आया, किसके लिए क्या काम करना है, ये सारी बातें डेटा फैक्ट्स उजागर किए जाएंगे। देखिए सुनील जी, मैं यहाँ पे कहना चाहूंगी कि ठीक है उन्होंने कहा है, लेकिन मैं आपसे कहना चाहूंगी कि जिस तरह से भाजपा चुनाव के टाइम पे हर मुद्दे लेके आती है, चाहे वो ट्रिपल तलाक हो, चाहे वो धारा 370 हो, चाहे अभी ये बिल है महिला का बिल, ये आप चुनाव के ही टाइम पे लेके आते हैं। तो अगर अरे उनकी स्ट्रेटेजी है मैडम। नहीं तो फिर हमारी भी तो हो सकती है ना। हाँ, इल्जाम हो रहा है स्ट्रेटेजी आप भी अपनी निकालती हैं। अब किसको जनता पसंद करती है, किसको जनता मैडम पसंद करती है, पब्लिक पे डिपेंड करता है वो। देखिए सुनील जी, मैंने आपसे जवाब दे रही हूँ। कोई फ्री में रेवड़ी बांट रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। मैं आपकी ही बात का जवाब दे रही हूँ। आप कह रहे कि चुनाव हुआ है तो आप चुनाव का फायदा लेना चाह रहे हैं। तो जब भाजपा लेती है चुनाव का फायदा तो क्या बाकी लोगों को अधिकार नहीं है इसका फायदा लेने का? मेरे ख्याल से जाति जनगणना बहुत जरूरी है, इसे हम भाग नहीं सकते हैं। सुनील जी, होनी चाहिए, पता चलना चाहिए कि भाई हमारे समाज में कहाँ कितने लोग हैं और भागीदारी हो या ना हो, लेकिन मेरे ख्याल से जाति गणना होना बहुत जरूरी है और हमारी इस समय की मांग है कि जो है जाति गणना बहुत जरूरी है। नहीं सवाल मैडम ठीक है, पढ़ना चाहती हूँ। ठीक है, आप चुनाव के समय पर इसको लेकर आई ठीक है, लेकिन सवाल इस बात का भी मैडम है कि जिस राज्य में आपकी 5 साल तक सरकार थी, आपने जब बिल्कुल समय आपका खत्म हो गया, दहलीज पर है, चुनाव नजदीक है, तब आप कह रही हैं कि अगर अब की बार आए, 5 साल का नहीं गिना रही कि हमने इसमें ऐसा काम नहीं किया, अगर हम अगली बार आए तो हम कहते हैं जाति जनगणना कराएंगे, तो जनता कैसे विश्वास करेगी मैडम? सवाल इस बात। कर्नाटका में तो करा के रखा इन लोगों ने, क्यों नहीं घोषित करा रही है सुनीता जी? वो मैं बार बार कह रहा हूँ, उसका जवाब नहीं दे रही है। हिमाचल में जितने वादे किए हैं सब पूरे किए। सुनीता जी, वादा कर रहे हैं ना, सिद्धारमैया जी से कहिए ना, जो करा लिया उसको करे ना घोषित, थोड़ा सा ज्यादा बढ़िया रहेगा। प्रियंका जी को समझाइए कि उस सिद्धारमैया जी से कहें कि घोषित करो भाई, आप लोगों ने कर्नाटक में कराया था, उसको घोषित करा दीजिए। ये नए वादे तो आप कर ही रही हैं, चलिए कराइए, हम कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको बता दूं कि अनुच्छेद 17 के देखिए अनुच्छेद 17 वो बताइए ना, वो आप जारी कराइए। 17 है, लेकिन वास्तविकता गाँव में देखिए जहाँ कहीं स्थिति, अभी मंदिरों में भी प्रवेश करने नहीं दिया जाता, आज भी धक्के देने के लोगों को निकाला जाता है। अरे भाई 2011 में भी आपने कराया था, उसके आंकड़े क्यों नहीं जारी किया आपने? आप बताइए, 2011 में भी आंकड़े आपने जारी नहीं किए। अब हो जाएंगे, 3 साल आपकी सरकार रही, आपसे वादा कर रहे हैं। वहाँ राजस्थान में आंकड़े नहीं जारी हुए, कर्नाटका में नहीं जारी हुए, आज जो जनता के बीच में जाकर भ्रम फैला रहे हैं भाई आप लोग। प्रियंका गांधी को बोलिए ये भ्रम न फैलाए। आंकड़े पेश करने में डर क्यों रहे हैं आप लोग? आंकड़े पेश कीजिए, हम आंकड़े पेश करेंगे। सुनीता जी आंकड़े पेश क्यों अविलंब क्यों है? आप आंकड़े पेश कीजिए जो आपने जनगणना कराई है। सिद्धारमैया जी से कहिए कि आपने सारे आंकड़ों को पेश करें कर्नाटक के। बिल्कुल 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 आप सही कह रहे हैं सुनील जी। मैं राजनीति इसमें बिल्कुल नहीं करना चाहूंगी, होना चाहिए, लेकिन बीजेपी को इतनी बौखलाहट क्यों है
किस तरह की बातें कर रही है? आप क्यों नहीं कहते हैं कि हाँ ठीक है, हम जरूर कराएंगे? आप बंद कीजिएगा विपक्ष का मुंह, ये कहते हैं कि हम जाति जनगणना अरे भाई, हम कहाँ मना कर रहे हैं? आपने जो कराया उसको आगे ले आइए, हम कहाँ मना कर रहे हैं? हमने कहा है कि हम कहाँ विरोध कर रहे हैं? हम कहीं विरोध नहीं कर रहे हैं। आप ले आइए, सरकार आने पे हमारा आप पहले घोषित कार्य कराइए, हम विरोध नहीं कर रहे। बिहार का कहाँ आपने विरोध किया? वहाँ तो समर्थन किया था हमने। बिहार में तो हमने समर्थन किया था भाई। आपको आंकड़े नहीं देंगे, आप इसकी चिंता क्यों कर रहे हैं? आप सभी को दीजिए। आप अब तो प्रियंका जी को समझाइए ना कि छत्तीसगढ़ की बात ना करें, पहले वो कर्नाटक की बात करें कि कर्नाटक में हम घोषित करा रहे हैं, छत्तीसगढ़ में कराएंगे, हमारी सरकार आएगी तो। प्रियंका जी को समझाइए ना। बिल्कुल, अब तो बिहार में हम लोगों ने समर्थन किया है भाई, हम विरोध कहाँ कर रहे हैं? आप अपनी पार्टी को समझाइए कि इतना विरोध करना ठीक नहीं है। इतना अरे भाई, आप सुन ही नहीं रही है, लग रहा है कि आपके पास इनकमिंग नहीं है, आउटगोइंग है खाली। हमने तो बिहार में समर्थन किया है। देखिए, आपको ये भी थोड़ा सा सुनीता जी होना चाहिए, बिहार में समर्थन किया था। हम वही कह रहे हैं कि 2011 में कराया केंद्र सरकार आपकी थी, आंकड़े जारी नहीं किया आपने। सिद्धारमैया जी ने कराया, उसके आंकड़े नहीं जारी हुए, तो क्यों नहीं जारी हो रहे हैं? और जहां नहीं है वहां कह रहे हैं आप लोग जब जारी करेंगे। ये कौन सी दोहरी मानसिकता है भाई? आपने भी किया है, आपने भी कोई आंकड़े जारी नहीं किए, दबा दिए फाइल को अभी तक। अभी जो हमने जो कांग्रेस ने जो पार्टी जनगणना की थी उसको जो है भाजपा ने 3 साल आप लोग 3 साल क्या करते रहे आप लोग? हमारी सरकार 3 साल क्या करते रहे भाई? आपका दायित्व 3 साल आपको जारी करना चाहिए ना। 3 साल का मौका मिला था आपको, 11, 12, 13, 14, 4 साल। आपने 3 साल का पूरा मौका था, 4 साल, चौथे साल में आपकी सरकार गई है। फाइल को दबा दिया। आप आंकड़े जारी कीजिए ना। अरे तो आप करके गई होती, आप करके, ये कौन सी बात है? आप करके गई होती। ठीक है, वाह वाह, ठीक है सुनीता जी, ठीक है शाइस्ता। उपाध्याय जी, आपका कर्तव्य नहीं था, हमारा उपाध्याय जी, मेरी आवाज मिल रही है सर आपको? उपाध्याय जी, उपाध्याय जी, आवाज मिल रही है सर? हाँ, मिल रही है सर। आपने सुन लिया होगा अच्छे से, सुनीता जी को आपने सुन लिया होगा, अश्विनी शाही जी को आपने सुन लिया होगा, मुकेश सिंह जी को। मैंने सबको सुन लिया। अपनी बात को रखिए आप। देखिए, मैंने सबको सुन लिया। अभी सुनीता बहन भी कह रही थी, अंबेडकर जी की बात आई। बाबा भीमराव अंबेडकर आरक्षण के थ्रू नहीं आए थे। उनके अंदर वो कैलिबर था, वो प्रतिभा थी और प्रतिभा के दम पर वो संविधान सभा का उन्होंने नेतृत्व किया। महर्षि वाल्मीकि थे, रामायण लिखी, आरक्षण नहीं था। आज भी उनकी पूजा होती है। प्रतिभा का सम्मान हमेशा होता है, होता रहा है और होता रहेगा। आप ये बैसाखी के सहारे कब तक चलाएंगे किसी को? उसको स्वावलंबी बनाइए, उसे पढ़ाइए, लिखाइए, तो अच्छा मकान दीजिए रहने के लिए, वो अपनी जगह खुद बना लेगा। आप उसको स्वावलंबी नहीं बनाना चाहते, आप उसको बैसाखी के सहारे चलना सिखा रहे हैं कि हम जब तक चलाएंगे बेटा, हमारी बैसाखी चल ले, और जिस दिन बैसाखी खींच लेंगे तुम जमीन पर आ जाओगे। इस तरह से कैसे विकास होगा? बिहार में जातीय जनगणना हुई, बिहार विकास हो गया? बिहार में कितना विकास हो गया जातीय जनगणना से? सरकारी नौकरी है नहीं, आप आरक्षण की बात करते हैं, जातीय जनगणना की बात करते हैं। सरकारी नौकरी कितनी है? कहां पर? वहां आप भर्तियां नहीं करते। तो प्रश्न बहुत सारे हैं। ये सिर्फ अपने फायदे के लिए, न तो देश से कोई मतलब है इन्हें, न किसी और चीज से मतलब है। इनको सिर्फ मतलब है वोट से, इनको मतलब है सत्ता से। और सत्ता देखिए, जब आप इस तरह का व्यवहार कर देश में अराजकता होएंगे तो आपको समाज कभी माफ नहीं करेगा। पहले मुगलों ने बांटा, अंग्रेजों का कि डिवाइड बांटो करो, लेकिन ये नया हो गए। जातीय जनगणना करेंगे जी, जातीय जनगणना से क्या होगा? फिर पब्लिक को बेवकूफ बनाना, असली मुद्दों पर काम नहीं करना है। न इन्हें दलित की चिंता है, न ओबीसी की चिंता है, किसी की चिंता नहीं है। इनको चिंता है अपनी सत्ता की, इनको चिंता है कुर्सी की, कैसे वो जुगाड़ करना है, और उसी जुगाड़ में जातीय जनगणना की सीढ़ी पर चढ़ जाएं। तो ये नहीं है ठीक।
न ये देश के हित में न समाज के हित में। मैं कह रहा हूँ ओबीसी को, दलित को पढ़ने में रियायत दो, अच्छा पढ़ाइए, रहने के लिए अच्छी मकान दीजिए, उनका जीवन स्तर सुधारिए ना। आप सुधारना चाहते नहीं है, सिर्फ आपका मतलब है डिवाइड एंड रूल, बांटो और राज करो। और जनता को ये लोग मूर्ख समझते हैं, तो जनता इतनी मूर्ख नहीं है जितना के राज में कुछ लोग समझते हैं। ठीक है सुनीता जी, सुनीता जी, उपाध्याय जी का कहना है कि जाति जनगणना को छोड़कर अगर दलितों को स्वावलंबी बनाया जाए, सक्षम बनाया जाए, पैरों पर खड़ा किया जाए तो ज्यादा बेहतर है। देखिए सुनील जी, मैं कहना चाहूंगी कि उपाध्याय जी क्या बातें कर रहे हैं वो तो वो जाने, लेकिन मैं इतना जानती हूँ कि दलितों को आज भी जो है, दलित वही पीछे है जो हमारे बाबा साहब ने इतनी ज्यादा मेहनत की उनको आगे लाने के लिए, लेकिन समाज ने उनको आज तक पीछे रखा है। जो अरे मैडम, सवाल बिहार में जाति जनगणना हुई जिस प्रकार से उपाध्याय साहब बता रहे हैं, तो वहां क्या ग्राफ निकल कर आया, कितनों को जॉब मिली, कितनों का क्या हुआ, जरा समझाइए। आप बातों घुमा देती मैडम, नहीं आप बातों घुमा देती है, मुद्दे पे नहीं आती। सवाल हम करते हैं ईस्ट का, आप जवाब देती हैं वेस्ट का। देखिए मैं आपसे इस बात की बात करी, मैं उपाध्याय जी की बात, आप इस बात को कहिए ना कि हम किसी भी दलित को इतना सक्षम बनाएं कि उसको कोई आरक्षण की जरूरत ना पड़े, इतना स्वावलंबी उसको बनाया जाए, इतना सशक्त उसको बनाया जाए। नौकरी झाड़ू मारने की नौकरी उनको मिलती है, जूता साफ करने की नौकरी उनको मिलती है। उपाध्याय जी के पास देखते नहीं 2-4 लोगों को, देखते कहाँ उनको वो नौकरी दिलवाते हैं अपने घर पे ही। आप बताइए ना, खाना बनाने की नौकरी उनको नहीं मिलती है। दलितों को तो ये अभिशाप है, और दलित होना अभिशाप है। कहाँ आप खाना बनाने के लिए उनको नहीं रखेंगे, आप जूता साफ करने के लिए, झाड़ू मारने के लिए, ये सब दास वाले काम कराने के लिए आप उनको कितने दलित मैडम आपको कितने दलित में दिखा दूं अच्छे दफ्तर में बैठे हैं, कितने दलित में दिखा दूं अच्छे दफ्तर में बैठे हैं मैडम। आरक्षण के दम पे आए हैं वो, अगर आरक्षण नहीं होता अच्छा, तो आप हालत देखते कि आरक्षण के दम पर आए, प्रतिभा नहीं उनके अंदर, प्रतिभा नहीं है। अभी खुद कह रही थी कि उनके अंदर प्रतिभा होती है, अब खुद कह रही है कि प्रतिभा नहीं होती है। क्या बात करती मैडम, आप क्या बोल जाती हैं, एक बार प्लीज सुनिए। आप एक बार आप क्या बोल रही मैडम, प्लीज मेरी बात सुनिए जी, आप मेरी बात 2 सेकंड मुझे दीजिए। मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि शायद आपको पता नहीं है, अगर आप कितने भी प्रतिभाशाली हैं, अगर आप दलित जाति से आते हैं तो आपको उसी कैटेगरी में रखा जाता है। आपको जब मैडम आप प्रतिभाओं से धनी होंगे ना, जब प्रतिभाओं से धनी होंगे तो आपको कोई रोक नहीं सकता, ये दुनिया जानती है। चाहे आप किसी मजहब से हो, चाहे किसी जाति से हो, चाहे किसी समुदाय से हो। राजनीति में आप कितनी प्रतिभाशाली हो, आप राजनीति में आपको आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी से ही आपको टिकट मिलता है। आप मुझे बता दीजिए कि भाजपा या कांग्रेस में किसी जनरल सीट से किसी अनुसूचित जाति को टिकट मिला है, तो आप मुझे बताइए। शाही जी, शाही जी, मैं बता देता हूँ। देखिए, आप इस सवाल का जवाब माननीय गृह मंत्री जी ने स्पष्ट रूप से दिया था कि हमारे पास कितने सांसद हैं, कितने देश में हमारे विधायक हैं जो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी से, जनरल कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं आपने इनको टिकट दिया होगा। अरे कितना, अरे सुनिए देखिए, चिल्लाने से एक सेकंड सुनीता जी, एक सेकंड, देखो जो आप बोल रही थी आपको सभी लोग सुन रहे थे, सभी लोग आपको सुन रहे थे। सुनीता जी एक सेकंड, आपके पास आएंगे जल्दी से, शाही जी जल्दी से। देखिए, मैं कहना चाहता हूं कि अगर हम कह रहे हैं कि 100 तो 543 में क्या हम रिजर्व पूरा है? 100 अगर हमारे पार्टी के हैं तो इन लोगों के दलों के भी होंगे, तो क्या 50% का आरक्षण लगा है ओबीसी और दलित मिला के? कहां पर आरक्षण है लोकसभा और उसमें उतना आरक्षण? हाँ है, वहां से लोग जीत कर आते हैं। तो ये लोग विसंगति देखिए, ये लोग तलाशते वहां हैं। अभी आप खुद कह रही थी सुनीता जी कि मुद्दों से बात हूँ, लेकिन मैं बिल्कुल सही सुनीता जी सुनिए, अभी आप कह रही हैं कि आरक्षण के बल पर आते हैं वो लड़के, दूसरी तरफ कह रहे हैं कि प्रतिभा होती है। तो आप जो है अभी उपाध्याय जी को कह रहे थे प्रतिभा से आते हैं, एक बार कहे आरक्षण से आते हैं। दो तरह की बातें आप खुद कर रही हैं मोहतरमा, आप ऐसा नहीं है। आपको रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसी से ही मिलेगा, ये आप छानबीन कीजिए। ये कांग्रेस का कल्चर होगा, ये कांग्रेस का कल्चर है, ये भाजपा का नहीं है, ये कांग्रेस का कल्चर है।
कांग्रेस का कल्चर है, कांग्रेस ही वो रहेगा, कांग्रेस का कल्चर है ये। आप एक नेता का नाम लीजिए जो जनरल कॉन्स्टिट्यूशन से आपने नाम दिया है। अरे भाई आप कह तो रहे हैं कि एक नेता 5 नेता नहीं, कांग्रेस का कल्चर है, भाजपा का कल्चर नहीं है। भाजपा सबका, अरे हमारे अगर रिजर्व कांस्टिट्यूंसी में रिजर्व होगा तो उसको दिया जाएगा, क्यों नहीं दिया जाएगा? ये दुर्भाग्य है अनुसूचित जाति के लोगों का कि दुर्भाग्य कांग्रेस का है, तभी वो 50 नहीं पहुंच पा रही है 2 लोकसभा से, ठीक ना? लोकसभा में नेता लायक नहीं अपने आप को जिता पा रही है। 43 और 51 कहाँ है आप लोग? ऐसे चिल्लाने से अच्छा है ईश्वर आप लोगों को सद्बुद्धि दे, आप लोग ऐसे ही लोकसभा में नेता लायक न रहे। इंडी अलायंस का जो है आप लोग ही जो है पंचाधार कर रही है, दिखाएगी आपको जनता को दिखाएगी। जब अरे क्या बात है, क्या अच्छा भाषण दे लेती है, यही राहुल जी को समझाती है आप। ठीक है, कि मोहब्बत की दुकान पे मोटी मोटी वाले ठीक है अश्विनी जी, ठीक है ठीक है मुकेश जी, ठीक है सर, मैडम ठीक है सर, ठीक है मुकेश जी मेरी आवाज मिल रही है सर? जी जी मुकेश जी जल्दी से अपनी फाइनल बात रखिए। नहीं, मैं उपाध्याय जी से भी और अस्वरी जी से भी पूछना चाहता हूँ कि देश के पास कौन सा ऐसा फार्मूला अभी तक इन लोगों ने ला दिया, खास करके भाजपा के प्रवक्ता बताए 9-10 साल से सत्ता में है, कि सामाजिक न्याय मिल गया लोगों को। वो ये बता दे कि गरीबी अभी कैसे दूर करेंगे, इसका क्या फार्मूला इनके पास? ये अभी तक किसानों को न्याय नहीं दे पाए हैं, उनका आय दुगना नहीं कर पाए हैं। महिलाओं पर उत्पीड़न कम करने की बात कर रहे थे, महिलाओं पर उत्पीड़न बढ़ गया, बल्कि जो महिलाएं उत्पीड़न की शिकार हो रही हैं इनको ये मंत्री और सांसद बना के संसद भवन में अट्टहास करते हुए देखते हैं। तो ये बताएं ना कि सामाजिक न्याय कैसे करेंगे, इसका कोई फार्मूला इनके पास है? कैसे ये बेरोजगारी दूर करेंगे, कैसे महंगाई कम करेंगे, कैसे शिक्षा का स्तर ठीक करेंगे, कैसे बिजली पानी आपके पास आ रहे, पहले शाही जी से उपाध्याय जी से लेंगे। शाही जी जल्दी से आपकी बात का जवाब देता हूँ, एकदम अच्छी बात है। आपने कहा बेरोजगारी, सामाजिक न्याय किस चीज का होता है? किसी भी पूरे देश में हमारे जो 140 करोड़ जनता है उसके लिए हमको काम करना है। तो मैंने अपनी कुछ योजनाओं को गिनाया। मैं अभी ये रेहड़ी पटरी वाले जो लोग हैं उनको भी हम लोन देकर उनको अपने पैरों पर खड़ा कर रहे हैं। पहले कोई नहीं पूछता था। शौचालय हमने दिया, कि सारे लोग अरे रुकिए, शौचालय दिया, सक्षम हो गए, शौचालय दिया, घर बनवाया। कहाँ बनवाया आप लोग? दिल्ली में आपकी सरकार है, कितना घर दिया? आयुष्मान योजना दिया, बिजली दिया। सुन लीजिए, लगाइए, कोई नारे नहीं लगा रहे हैं। और 75 में हिंदुस्तान में चेचक आया था और 90 में टीका बनता था। इसमें वो 2020 में जो है कोरोना है और 20 में टीका मिल गया। आप लोग कहाँ है? योजनाओं का लाभ आज जो है अंतिम पायदान तक के लोगों को मिल रहा है। ये राजस्थान में जाकर पूछिए, महंगाई राजस्थान में जाकर वो मंत्री बोलता है कि ये मर्दों का प्रदेश है, बलात्कार होगा। बोले थे आप। चलिए ठीक है, सभी को ऑडियो डाउन कर दीजिए, उपाध्याय जी को ऑन करिए, सभी का ऑडियो डाउन, उपाध्याय जी को ऑन कीजिए सिर्फ। उपाध्याय जी जल्दी से फाइनल कमेंट आपका, डिबेट का पूरे का फाइनल कमेंट सर आपका। टॉयलेट से बाहर निकलना पड़ेगा, सिर्फ टॉयलेट ही विकास का पैरामीटर नहीं है। अरे टॉयलेट से बाहर निकल के आइए, बेरोजगारी की बात करिए, महंगाई की बात करिए, शिक्षा की बात करिए, स्वास्थ्य की बात करिए। घुमाइए मत जनता को, सब जनता को घुमाने में लगे हैं। ये चीजें देश के हित में नहीं है। जनता के जो मुद्दे हैं, जैसे कि अभी मुकेश सिंह जी ने कहा कि भी कितनों की गरीबी दूर हो गई, बात बिहार की आई तो बिहार में कितनों की गरीबी जातीय जनगणना के बाद, क्या कोई गरीब नहीं रहा वहां पर? कोई बेरोजगार नहीं रहा? क्या सब सड़कें दुरुस्त हो गई? पानी बिजली का इंतजाम हो गया जातीय जनगणना से? तो जातीय जनगणना निदान नहीं है। निदान है जो समस्याएं हैं उन पर काम करिए तो निदान होगा। और प्रतिभा का सम्मान करिए, चाहे वो दलित है, चाहे वो ओबीसी है, कोई भी है। तो अगर उसके अंदर प्रतिभा है तो जैसे बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने अपनी जगह प्रतिभा से बनाई, महर्षि वाल्मीकि में प्रतिभा थी तो आज भी पूजे जाते हैं वो। तो प्रतिभा तो आप इतिहास उठा के देख लीजिए, प्रतिभा का सम्मान पहले भी होता था, आज भी होना चाहिए। आज उल्टा हो रहा है, प्रतिभा है या नहीं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तुझे डॉक्टर बनाएंगे, फिर ऑपरेशन उससे नहीं कराएंगे, दवा भी उससे नहीं लेंगे। क्या मैं सुनीता बहन को पूछना चाहता हूँ,
बीमार होती हैं या ऑपरेशन कराना हो तो क्या रिजर्वेशन वाले डॉक्टर से कराएंगी इलाज? नहीं कराएंगी। चलिए सर, समय नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का चर्चा में जुड़ने के लिए। अश्विनी जी आपका, सुनीता जी आपका, मुकेश जी आपका और उपाध्याय जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का चर्चा में जुड़ने के लिए। सवाल लगातार उठते रहेंगे। चुनाव दहलीज पर है और जिस प्रकार से जातिगत जनगणना को लेकर विपक्ष केंद्र सरकार को घेर रहा है, अपनी अपनी बातें कर रहा है। कांग्रेस का कहना है कि अगर छत्तीसगढ़ और राजस्थान में फिर से हम आए तो हम जातिगत जनगणना कराएंगे, जिसको लेकर लगातार बीजेपी सवाल खड़े कर रही है। अब देखना होगा इसका चुनाव पर क्या असर पड़ता है और जनता आने वाले चुनाव में इसको किस प्रकार से देखती है। और फिलहाल मुद्दे की बात में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।